अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ ज़ूम वीडियो। इसकी ऑडियो हो सकता है थोड़ी सी कमज़ोर हो, आपकी पेशेंस चाहिए इसमें, लेकिन वॉच इट टिल द एंड, हियर इट टिल द एंड। बेसिकली वॉच क्या करना है इसको, वॉच की तो इम्पोर्टेंस ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सुनने की इम्पोर्टेंस है, तो उसको गौर से सुने। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अब पिछले उन्वान बेसिकली ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर से, अशख़ास की तरफ से, कुछ एलिमेंट्स की तरफ से, दैट इज़ इर्रेलेवेंट कि कौन कर रहा है, बट कोशिश की जा रही है इज़राइली लॉबी की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। जो प्रेज़ेंट पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है, जो सियासी तब्दीली लाई गई है, उसके लिए एक लेजिटिमेसी बाय करने के लिए, उसके लिए सपोर्ट हासिल करने के लिए, सपोर्ट इज़राइल से नहीं हासिल करनी है, ये बुनियादी तौर पर जो पावरफुल इज़राइली इंटरेस्ट हैं, वाशिंगटन के अंदर जो इज़राइली लॉबी है, उनकी एक हमदर्दी, तायद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, वर्ल्ड बैंक के हवाले से, फैटफ के हवाले से एक गुडविल जो है वो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, इसकी पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ। कई दिन पहले आपने, मतलब 2-3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने ये सुना कि एक पाकिस्तानी नजाद डेलीगेशन जो है, उसने इसराइल में जाके वहाँ की लीडरशिप से, उनके सदर से मुलाकात की। उसमें अपैरेंटली वो पाकिस्तानी अमेरिकन्स का डेलीगेशन था और कोई डॉक्टर अनीला अली हैं, जो उसको लीड कर रही थीं। ये बात भी क्लियर है कि जो शारका नाम का जो एनजीओ है, जिसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था, वो एक इसराइली एनजीओ है, जिसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी का नहीं ऑर्गेनाइज़ किया, बल्कि उसमें कुछ और लोगों का भी इस खत्ते से उन्होंने ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ किए, और ऐसे ट्रिप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते ही रहते हैं गुडविल के लिए, ठीक? और फिर जब इस चीज़ उस वक़्त बहुत बढ़ गई, जब ये बात सामने आई कि पाकिस्तान टेलीविज़न के एक एंकर पर्सन जनाब अहमद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी जो हैं वो ट्विटर पे डाली, और फिर डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा ने अपने ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब का मुज़ाहरा करते हुए उनके ऊपर बड़े हमले-शमले किए। उसके डॉक्टर अहमद कुरैशी ने उसका जवाब भी दिया था। और मैंने भी एक ट्वीट किया था। मैं अहमद कुरैशी को कम से कम भी 10-12 साल से जानता हूँ, इफ नॉट मोर। एंड अहमद कुरैशी इज़ अ जेन्युइन पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, वो पैट्रियट हैं, हाइपर नेशनलिस्ट हैं एक्चुअली, मतलब मेरे से भी ज़्यादा हाइपर नेशनलिस्ट हैं। और और अहमद कुरैशी जो हैं वो मेरे ख़्याल उनकी मिडल ईस्ट में कहीं उनका अर्ली टाइम पैदाइश वगैरह जो है वो बहरीन या ओमान में कहीं हुई थी, और वो भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको समझना ज़रूरी है। लेकिन इसमें ना अहमद कुरैशी की कोई सिग्निफिकेंस है, ना इस अहमद कुरैशी बिलीव्स इन दीज़ थिंग्स, बट ना इसमें इस विज़िट के अंदर अहमद कुरैशी की कोई सिग्निफिकेंस है, ना डॉक्टर अनीला की कोई ख़ास अहमियत है, ना इसकी जाने की अहमियत। ये एक ऑप्टिक्स हैं। डॉक्टर श्री मज़ारी से ज़्यादा इसको कौन समझ सकता है, उनको इसको समझना चाहिए। अच्छा, अब ये ऑप्टिक्स हैं, जो ऑप्टिक्स पैदा किए गए हैं प्रेज़ेंट जो डिस्पेंसेशन है, रेजीम चेंज के बाद जो पाकिस्तान में इस वक़्त डिस्पेंसेशन है, या कुछ पावरफुल एलिमेंट्स हैं, ये शख्सियात हैं, उनको वो एक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइली लॉबी से और जूइश लॉबी से, ठीक? अब ये डिबेट फिर ख़त्म हो गई। अब ये डिबेट दोबारा उस वक़्त पैदा हुई जब ये पता चला इस्राएली प्रेसिडेंट ने 26 मई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में के मीटिंग में, जहाँ वो डेवोस में थे, वहाँ उन्होंने एक कमेंट किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से इस्राइल का जो अब्राहमिक अकॉर्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, इस्राइल को एक रिकग्निशन मिल रही है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हाल ही में एक पाकिस्तानी निजात डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात हुई, जो एक्सपर्ट पाकिस्तानियों का था, अमेरिका से वहाँ पे आया था। उन्होंने ये कमेंट वहाँ पे किए। अब ये ज़हन में रखें कि बिलावल ज़रदारी, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं करंटली, वो भी डेवोस में थे। मैं अब उनको बिलावल ज़रदारी भुट्टो नहीं कहता, ये बात आपने नोट की होगी। उसकी वजह ये है कि बिलावल ज़रदारी जो है, उनका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो बेनज़ीर भुट्टो के साहिबज़ादे हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट थी और जो फॉरेन पॉलिसी पोज़ीशन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, वो मेरा ख़्याल है बिलावल ज़रदारी जो है उसको समझ भी नहीं सकते। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी ही नहीं है, और दर हकीकत देयर आर वेरी गुड रीजंस फॉर इट, क्योंकि वो उस पेडिग्री को बिलोंग नहीं करते। उनसे ज़्यादा इमरान खान जो है, और मैं उनसे ज़्यादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स में शुमार कर सकते हैं। बहुत से और पाकिस्तानी लोग होंगे यहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो थिंकिंग थी उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उस लेगेसी को ओन करते हैं। बिलावल ज़रदारी बिल्कुल भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी को ओन नहीं करते। बहरहाल वो भी डेवोस में थे, उनकी वहाँ पे किसी इसराइली डेलीगेशन से मुलाकात हुई है, नहीं हुई, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इसराइली प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को मिलना जो है वो बड़ा शानदार और वंडरफुल उनका एक्सपीरियंस था। ये सब कुछ जो है, ये जो हो रहा है, ये क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में जो रेजीम चेंज हुआ है 9 अप्रैल को, और जिसकी तैयारी चल रही थी गालिबन बहुत महीनों पहले से, वो रेजीम चेंज के जो एलिमेंट्स हैं और जो शख्सियात हैं, कुछ की शख्सियात हैं, वो इसराइली लॉबी की मदद हासिल इस स्टेज पे करना चाह रहे हैं, अपने आप को लेजिटिमाइज़ करना चाह रहे हैं, और इसराइली लॉबी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन शेप करने में कांग्रेस में, सेनेट के अंदर, अमेरिका में, वाशिंगटन में, उससे ज़्यादा पावरफुल टूल जो है वो कोई नहीं है। और प्रॉब्ली मे बी शुरू में भी ये होगा कि हम इसराइल के लिए की रिकग्निशन के लिए पाकिस्तान में एक राह जो है हम बात करेंगे।
इस वक्त तो फौरी तौर पे मदद ये चाहिए। आपने देखा कि IMF की एक रेजिस्टेंस थी, अमेरिका ने खुल के पहले सिग्नल नहीं की, पहले कोशिश की थी कि आपको बिजली के, डीजल के और पेट्रोल के और इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं उनको बढ़ाए बगैर आपको IMF का प्रोग्राम मिल जाए, कोशिश ये थी, वो नहीं हो सका। तो ऑप्टिक्स के तौर पे 30 रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं पर लीटर, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये फुल रिक्वायरमेंट IMF की पूरी नहीं होती। कोशिश यही है कि ये एक आधा मैयर करके या 1/3 ऑफ अ मैयर करके इस स्टेज पे कम से कम IMF का प्रोग्राम ले लिया जाए, ताकि उसके बाद वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और फिर सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो बाकी पैसे लेकर तकरीबन $9 बिलियन जो हैं वो पूरे किए जाए। अब अगर मैं अभी ये इल्ज़ामात लगाता तो फिर आप मुझे कहें कि मैं चूतिया कहें मुझे, अगर मैं अभी कहूँ। लेकिन जो मेरी आप वीडियोस देखना शुरू कर दें, और मैं वीडियोस करता ही नहीं था, ये भी आप जानते हैं कि मैं इतना टाइम मैंने जो निकाला है इसके बाद, जो मैं पहले नहीं करता था। आई आई रियली लाइक डूइंग इट देम नाउ, लेकिन पहले मुझे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट लगता। लेकिन सेकंड थर्ड मार्च को जो मैंने वीलॉग किया पहला, जिसमें मैंने रिजीम चेंज की तरफ इशारा किया, उस वक्त पाकिस्तान में और मैंने भी किसी ने डोनाल्ड लू का नाम नहीं सुना हुआ था, हमारे सामने डोनाल्ड लू का नाम नहीं था। मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस की जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में किस किस्म की एक पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, इसके अगराज व मकासद क्या हैं और इसमें हासिल क्या करना है रिजीम चेंज के ज़रिए। और ज़ाहिर है कि ये भी देखिए, माइंड में रखें, इमरान खान साहब ने को तो डोनाल्ड लू ने बड़ी मेहरबानी कर दी। वो जो उन्होंने डिक्टेशन वहाँ पे दी, जो मीटिंग हुई पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद के साथ, उसमें आपके समझें कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबानी कर दी अपनी गलती से, और उन्होंने इमरान खान पे बड़ी मेहरबानी कर दी। और वो तो एक स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट का एक रद्द अमल और एक रिएक्शन था फौरी तौर पर, जो सामने जिसने सोलिडिफाई हुआ पाकिस्तान की यूक्रेन विजिट में। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर का इजहार किया, और वो दरमियान में वो कमेंट आ गए। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट तो ये चीज़ें प्लान नहीं करता ना। अमेरिकन एम्बेसी इस्तेमाल ज़रूर उसमें होती है, अमेरिकन एम्बेसी के जो एसेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी के जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो एक गुडविल होती है, उनकी जो एबिलिटी है टू रीच आउट टू पॉलिटिशियंस, मीडिया पीपल। इस केस में इवन दी सम ऑफ द जजेस को भी कॉन्टेक्ट किया गया, उनको एक गुडविल के तौर पे उनसे मतलब गुडविल बिल्डअप की गई। तो अमेरिकन एम्बेसी तो एक टूल है जिसको अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। असल में ये जो सारी प्लानिंग होती है, इसको तो ज़ाहिर है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA करती है। जो भी प्लान इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये CIA का प्लान है। और मैंने आपको 3 मार्च से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था। जब मैंने 3 मार्च को बताया तो मेरे ज़हन में IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह थे, लेकिन ये मेरे माइंड में नहीं था कि इसराइल की रिकग्निशन के भी ऑप्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी भी इसराइल को रिकग्नाइज किसी ने नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी माहौल नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और इसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल हो रहा है, टेलीविजन की तरफ से हो रहा है, हामिद मीर साहब की तरफ से हो रहा है, इसकी तरफ यहाँ पर कुछ जो PTI की तरफ से हो रहा है, इमरान खान की तरफ से हो रहा है, डॉक्टर शीरी मज़ारी की तरफ से हो रहा है, और भी बहुत सी सियासी जमातें इसमें जम करेंगी। इसको कोई ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस मौके पे कोई इसराइल की रिकग्निशन का चैलेंज और स्टेज नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान को तो किसी किस्म का इस स्टेज पे इसराइल को रिकग्नाइज करने का एडवांटेज नहीं। इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर एक इसराइली लॉबी की सपोर्ट हासिल करने के लिए हो रहा है। जो रिजीम चेंज असल में और इसराइल में भी कोई मरा नहीं जा रहा है। ये भी माइंड में रखें कि इसराइल जो है ना, उन्होंने इसराइली इस्टेब्लिशमेंट ने और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया है। 1977 का जो कैंप डेविड एकॉर्ड है, जो अरब इसराइल जंग के बाद होता है, जब बेसिकली तौर पर इसराइलीज और अमेरिकन आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इसराइल के लिए, वो इजिप्शियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और इजिप्शियन पावर है, इजिप्शियन कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबसे ताकतवर मुल्क इजिप्ट था। उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका एक वजीफा लगा देते हैं, anywhere from $3.5 billion to $5 billion, और इजिप्ट को जो डेजर्ट ऑफ सिनाई है वापस कर देते हैं। उसके बाद से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट में डेवलप कर जाता है। उसके बाद मिडिल ईस्ट की सारी पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता रीशेप होती है, जिसमें ईरान इराक की जंग है, उसके बाद जो फिर इराक का जो हुआ, और फिर जो सीरिया का हुआ। तो मिडिल ईस्ट की सारी पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो जाती है। और यही वो चीज़ है जिसको मैंने जब मैंने जून 2020 के अंदर भी मैंने एक वीडियो की, बट दैट वाज नॉट द ओनली वीडियो। मैंने इस हवाले से बहुत सी वीडियोस की हैं, इस वक्त मुझे जल्दी में नजर नहीं आ रही हैं वो, लेकिन ये वीडियो है, इसका अनवान था अरब्स ग्रोइंग लव फॉर इजराइल, इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। ये मैंने वीडियो जो है मैंने ट्वीट भी की है दोबारा, और मैं इसको एंड स्क्रीन में भी इसको मैं डाल देता हूँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसको आप देखिएगा, बिकॉज मैंने सारा बैकग्राउंड उसमें एक्सप्लेन किया था, उसे मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये मैंने उस वक्त किया था जब मैंने ये देखा कि यूएई बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग कर रहे हैं अब्राहमिक अकॉर्ड के लिए, और इसकी और क्या इसमें होगा और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। अब तक ये बात बिल्कुल आपके सामने वाजे हो चुकी है कि कैसे यूएई, बहरीन, ओमान जो है वो सब एक इसराइली नेक्सस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और
कैसे दुबई के अंदर आपको उसके बड़े क्लियर फुट प्रिंट और इम्प्रिंट नज़र आते हैं, कैसे इसराइली बिजनेसेस आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन आ रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, और कैसे उससे दोनों साइडें जो है एक विन विन सिचुएशन से फ़ायदा उठा रही हैं। मेरा आर्गुमेंट ये था कि अरब पावर और एबिलिटी जो है टू कन्फ्रंट इसराइल वो कोलैप्स हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। मिडल ईस्ट की सारी पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गई है, एंड दिस हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस एंड implications फॉर पाकिस्तान's हिस्टोरिकल posture. पाकिस्तान का मैंने ये भी वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान ने जो है ना बस मिस कर दी है। पाकिस्तान के पास ग्रेट पॉसिबिलिटी था इस पूरी चीज़ का, जो बदलती हुई सियासत थी दुनिया की, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया 1989-90 के अंदर, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बाद। और चूंकि सोवियत यूनियन ही की ताकत वो ताकत थी जो अरबों को एक सहारा देती थी, ढारस देती थी कि वो अमेरिका और इसराइल के नेक्सस जो है उसको किसी हद तक कन्फ्रंट कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। कैम्प डेविड एकॉर्ड अनवर सादात मरहूम ने इसलिए किया था कि उन्होंने रियलाइज किया कि सोवियत यूनियन इतना कमिटेड नहीं है और सोवियत यूनियन इतनी बड़ी ताकत नहीं प्रोवाइड करता, ये इतना पुश, इतना स्टैंड नहीं लेता जितना बड़ा स्टैंड जो है वो अमेरिका लेता है इसराइल की खातर। दैट इज वाई कैम्प डेविड एकॉर्ड हैपेंड। लेकिन जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और एकदम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी उसकी तब्दीली आई, दुनिया की पॉलिटिक्स में आई, तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस थी लॉन्ग टर्म के अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होगा, वो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने उसको फौरी तौर पे समझा। और इंडिया का जो रेटरिक था अगेंस्ट इसराइल वो उतना ही एलिवेटेड था नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से और पंडित नेहरू की आइडियलिज्म की वजह से, जितना कि पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में एंटी इसराइल फीलिंग ने एक रिलीजियस डायमेंशन अख्तियार कर दी हुई थी, जो अभी भी आपको नजर आती है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं होने देंगे। माने ना माने उससे कोई फर्क पड़ता नहीं इसराइल को। यहाँ पर अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर के एलिमेंट्स इसराइली लॉबी के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी खातर, पाकिस्तान की खातर नहीं कर रहे। इससे पाकिस्तान को इस स्टेज पर टके का फायदा नहीं है। वो एक अलग कहानी है कि पाकिस्तान को क्या करना है। ठीक। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मीटिंग हुई मीडिया पर्सनस की, तो जून 2020 की मेरी वीडियो है, मैंने इस इशू को यूनिवर्सिटीज़ में भी उठाया। पाकिस्तान की बहुत ही टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, बड़ी मेच्योर किस्म की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स से ज़्यादा, जब मैं वहाँ जाता रहा हूँ डिस्कशंस करने के लिए, सेमिनार्स में मैंने वहाँ कंडक्ट किए, मैंने वहाँ वर्कशॉप्स कंडक्ट की, तो वहाँ पर बच्चे नहीं होते, वहाँ स्टूडेंट्स नहीं होते अंडर ग्रेड या मास्टर्स के, वहाँ पर सैनिटर्स, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, आप मीडिया पीपल से बात करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, सिविल ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये इशू उठाया, और कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को समझ नहीं आई। मेरे साथ पैनल के ऊपर एक पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस स्टेज पे तो कोई फायदा होगा भी नहीं पाकिस्तान को। मैंने कहा एग्री, आई एग्री। डिस्कशन बुनियादी तौर पे इस हवाले से हुई थी कि पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान को जो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक जो दुनिया भर के ज़राए अबलाग की यलगार होती है, और जो नैरेटिव शेपिंग की जंग है पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया की, उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और मैंने कहा था कि पाकिस्तान से जो बेसिक प्रिंसिपल मिस्टेक हुई वो ये हुई कि 90, 91, 92, 93 में जब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी, तो पाकिस्तान इसराइल के साथ अगर बिहाइंड द सीन्स रिलेशनशिप करता, जिनको एक डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का उसमें एक कैरेट एंड स्टिक लटका था कि हम डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी कर सकते हैं, और टर्की के भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो अगर पाकिस्तान ये ऑफर करता इसराइल को, उसके साथ एक रिलेशनशिप में उसको एंगेज करता, तो पाकिस्तान को इसके बहुत फायदे मिल सकते थे, जिस तरह से हिंदुस्तान ने क्विकली रियलाइज किया और इसराइल को इस्तेमाल करके उन्होंने तल अवीव के वाया वाशिंगटन में लैंड किया। और यूं उन्होंने अमेरिकन नैरेटिव शेपिंग जो एबिलिटी है, जो बेसिकली सबसे जो ज़्यादा ताकतवर नैरेटिव शेपिंग एबिलिटी है, वो या वो अमेरिका की है और जूश लॉबी की है। तो इसराइल, अमेरिका और इंडिया ने इससे बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक फायदे उठाए, और आपने देखा कि उनका रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, और उसमें ये फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो किसी ने मेरी वहाँ पत्थर भी मारे मुझे, लेकिन अक्सर लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई। और फिर जब इन्वेस्टर साहब ने कहा कि अभी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, तुम क्यों ये इशू रेस करते हो, तो मैंने कहा कि ठीक है, आई एग्री कि अब तो कोई फायदा इमीडिएटली तौर पर जो है इसका नहीं होगा। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मीडिया पीपल की 40 के करीब लोग थे, वहाँ पर एक मीटिंग हुई बालाकोट की स्ट्राइक के फौरन बाद, जब पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की कश्मीर में, तो द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मीटिंग की, 40+ लोग उसमें थे। वहाँ मैंने एक सवाल सिर्फ उठाया था, मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, डू यू रियलाइज, हाँ वो इसलिए उठाया था कि वहाँ उन्होंने ये कहा कि इसराइली टेक्नीशियन और सपोर्ट भी, इंडिया की जो बालाकोट की स्ट्राइक थी उसमें उनको इसराइली टेक्नीशियन, इसराइलीज की सपोर्ट भी हासिल थी, जो इनफैक्ट बड़ी माइनर लेवल की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझें, अभी इसराइल ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खुल के बहुत बड़ी चीज़ नहीं की, लेकिन वो माइनर लेवल की एक सपोर्ट थी, जिसमें जो इक्विपमेंट उन्होंने दिया हुआ है इंडिया को, उसके जो ऑपरेटर्स या टेक्नीशियन है वो भी मौजूद थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व। हम इन चीज़ों का बहुत बड़ा पतंगड़ बना देते हैं, हम इसमें स्पेशलाइज करते हैं, और ये पतंगड़ बना बना के जो हमने बनाए हैं, उसी वजह से हमें बड़े स्ट्रेटेजिक सेटबैक जो हैं वो दुनिया में हमें फेस करने पड़ रहे हैं।
تو میں نے ان کو کہا کہ ڈو یو ریئلائز کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو امبریس کرنے والی ہے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں ہمارے لیے. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. انہوں نے بڑا سخت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسرائیل کی جس قسم کی ہسٹری ہے، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے پیلسٹینینز کے ساتھ اور جو سب کچھ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے اسرائیل کو ریکگنائز ایسی کوئی چیز سوچ نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے، آئی ایگری ود اٹ. میرا مقصد بھی یہ نہیں تھا. شاید مجھے 40-50 لوگوں کے سامنے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. لیکن وہاں پر پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ محمد علی جناح نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن دی تھی، وچ از ٹرو. انہوں نے یہ کامنٹ اس پہ ڈیفینیٹلی کیا. میں اس پہ چپ کر گیا. کچھ دن پہلے حامد میر صاحب نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے ان کی ٹویٹ کا جواب بھی دیا تھا. میں نے کہا میں نے یہ سوال پوچھا تھا. حامد میر صاحب نے مجھے بائی نیم بلیم نہیں کیا، لیکن آئی تھاٹ اٹس امپورٹنٹ فار می ٹو کلیریفائی. سو میں نے اس کا جواب بھی ان کو دیا تھا، اور بات میں نے یہ کی تھی کہ میری پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں یہ مجھے کسی نے مینیسکرپٹ ڈاکومنٹ نہیں دیا یہ چیزیں سمجھانے کے لیے جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں. یہ میرے پیچھے جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں. یہ میں نے سجانے کے لیے نہیں رکھی. بہت سے لوگ کتابیں خرید کے لے آتے ہیں شو مارنے کے لیے. اور یہ اس وقت بھی جب میں نے جون 2020 میں بھی میں نے اپنا وی لاگ کیا تھا اس حوالے سے، تو اسی قسم کی اسی بک ریک کے سامنے بیٹھ کے میں نے وہ وی لاگ اس وقت کیا. یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے ڈیسیجن میکرز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے اور اداروں نے اور فارن آفس نے پاکستان کو اب ایک ایسی سچویشن میں کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستانی نعرے تو مار سکتے ہیں اور نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایک بڑی عجیب سی سچویشن پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو نیکسس ڈیولپ کر رہا تھا بٹوین انڈیا، یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل، اس نے پاکستان میں رجیم چینج کر دیا ہے. پاکستان کی حکومت ہی بدل دی ہے، ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی بدل دی ہے. اور اب یہ سارے ڈفرنٹ انٹرسٹ جو ایک پلیٹ فارم پہ وقتی طور پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، یہ اپنے یہ ظاہر ہے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس وقت. رجیم کی لیجیٹمیسی لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ایکسیپٹیبلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لانجیوٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پیسے ملیں تو کوئی ایسی پرو پبلک قسم کی پالیسیز لا سکیں، قیمتیں کم کر سکیں، انفلیشن کو کنٹرول کر سکیں، تاکہ یہ کم از کم اپنی حکومت ختم کریں اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. یہ اس وقت پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے. اب میرا استدلال کیا ہے؟ میرا استدلال ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت گھناؤنی سازش ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ جو پلاٹ بیسکلی طور پہ ہے، اس کے ایجنڈے کے 4-5 آئٹم ہیں. پہلا آئٹم اس کا یہ ہے کہ چین کے اثر و رسوخ کو اس خطے میں کنٹین کیا جائے. اور سی پیک اب صرف ایک نام کی چیز رہ گئی ہے، اور سی پیک کی کمرشل ڈائمنشن کو تو جاری رکھا جائے، لیکن پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ 1951 سے چل رہا ہے، اور یہ گروئنگ ریلیشن شپ ہے، اور اس ریلیشن شپ کی پاکستان کو ضرورت اس لیے ہے کہ چین ہی کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو استعمال کر کے اور بلڈ اپون کر کے پاکستان اپنی سوورینٹی ہندوستان کے سامنے کر سکتا ہے. پاکستان کو اگر سوورن رہنا ہے وز انڈیا جہاں ہمارا ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے، تو چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے علاوہ کوئی آپشن پاکستان کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان نے پہلے 1950-60 سے امریکہ کی مدد حاصل اور امریکہ کو یوز کیا. پاکستان نے لیوریج کیا یو ایس انفلوئنس کو، اور اپنی سوورینٹی کے لیے اپنے آپ کو اپنی آرمی کھڑی کی، اپنے انسٹیٹیوشنز کھڑے کی، اپنے لیے بہت کچھ حاصل کیا، فائنینشیل حاصل کی. اور جب تک امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں تھا تو امریکہ پاکستان ریلیشن شپ واز ہیلپفل ٹو پاکستان. لیکن اب اس اسٹیج پہ اٹ از اونلی چائنا پاکستان ریلیشن شپ جس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن جو ہیں اور اس کا بڑھتا ہوا جو انفلوئنس ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا، وہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جسے انڈیا اور امریکہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں. اور اس میں اس پریزنٹ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے جس میں عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، اس میں اب تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. جتنی دیر تک یہ پلاٹ چلتا ہے، یہ گرو کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کی جو چیزیں آگے بڑھیں گی. ابھی اس کا پہلی سٹیج انفولڈ ہوئی ہے. پہلی سٹیج اس کی عمران خان حکومت کو ہٹانے سے پہلے تھی. دوسری سٹیج ابھی اس کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس کی تھرڈ سٹیج کیا ہوگی، فورتھ سٹیج کیا ہوگی، ففتھ سٹیج کیا ہوگی، وہ ظاہر ہے پلاٹرز آہستہ آہستہ لے کے آئیں گے. اور سارے پلاٹرز کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. فار انسٹنس نواز شریف صاحب کو، پی ایم ایل این کو بالکل نہیں اندازہ کہ یہ پورا پلاٹ جو ہے یہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. یہ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، جو زیادہ پلگڈ ان ہیں امریکن لابیز کے ساتھ، انہیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا، اور بھی کسی کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کو پوری پکچر نہیں ہوگی. اور پی ایم ایل این کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یہاں پاکستان کے اندر، اس کو بالکل ہی اندازہ نہیں ہوگا. اس کو اندازہ ہونا چاہیے آہستہ آہستہ. وہاں پہ جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت امپورٹنٹ جو پرسنالٹیز آ جاتی ہیں، میں جن کو سمجھتا ہوں. آپ لوگ بہت ان کے خلاف لکھتے ہیں، لیکن میرے لیے احسن اقبال صاحب بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں دیکھتا ہوں، میں ایاز صادق کی طرف دیکھتا ہوں، میں پرویز رشید کی طرف دیکھتا ہوں.
میں ڈاکٹر کرمانی صاحب کو مجھے 2-3 دفعہ پروگرامز میں لے کے سننے کا موقع ملا, میں ان کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. خرم دستگیر کو میں بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور در حقیقت جو ایکسٹرنل پلاٹ ہے, جو انڈو امریکن پلاٹ ہے, وہ اصل میں پلاٹ ہے کیا. ٹھیک, یہ ایک بات ہوگی. اب ایک دن پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی پشاور کے اندر, جہاں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو 15-20 جرنلسٹ کو بلایا ہوا تھا, وہاں پہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی آگے, تو کم از کم 20-25 لوگوں کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو نام دیتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب, ایاز صادق صاحب اور ملک احمد خان صاحب جو ہیں, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم 21 جون کو اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں, ہم الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے نہیں مانتے. اور میں نے ان سے پوچھا کس تاریخ کا, باقی سب نے نہیں پوچھا, میں نے کاؤنٹر کوسچن پوچھا کہ کس تاریخ کو یہ آپ کی میٹنگ, انہوں نے کہا 25 مئی کو, 25 مئی کو یہ میٹنگ ہوئی ہے, یعنی جب لانگ مارچ چل رہی تھی حقیقت کی آزادی, اس دن صبح یا دوپہر یا شام کسی وقت میٹنگ. لیکن ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شک یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر ملبہ جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے, اور در حقیقت پی ایم ایل این بھی اسٹیج پہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. پھر وہاں پہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ بھئی وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, اس پہ پھر لوگ ہنستے رہے, کسی نے اس کا جواب نہیں. اب اس وقت جو پلاٹ چل رہا ہے, جس پلاٹ آگے ایڈوانس کر رہا ہے, یہ پلاٹ جو ہے اس میں ایک تو چین کو کنٹین کرنا ہے, دوسرا اس کا پلاٹ یہ ہے کہ جب یہ پلاٹ کمپلیٹ ہوگا, جو پولیٹیکل چینج آئے گی پاکستان میں, اس کے نتیجے میں پاکستان کا اور ہندوستان کا ریلیشن شپ وہی ہوگا فیوچر میں جو ہندوستان اور بنگلہ دیش کا ریلیشن شپ ہے. اور چین کو انفیکٹ کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کی طرف لایا جائے. جب تک ایک سوورن انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے, چین کو ایکسیس ہے پوٹینشلی ٹورڈ سینٹرل ایشیا اینڈ ٹورڈ عربین سی. تو اچھا, پھر تیسری اس کی جو ایلیمنٹ ہے, جو یہ پولیٹیکل چینج لائی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کا نیوکلیئر پوسچر جو ہے وہ irrelevant ہو جائے گا. پاکستان کے پاس بم, میزائل, راکٹ ڈیلیوری ایبلٹی وہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پاکستان کے اندر ایسی پولیٹیکل چینج آئے گی کہ پاکستان کا نیوکلیئر پوسچر جو ہے اور جو اس کی ایبلٹی ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کی, وہ میننگ لیس ہو جائے گی, وہ irrelevant ہو جائے گی. اور پھر اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز, اب جب میں نے 2 یا 3 مارچ سے میں نے ویڈیوز کرنی شروع کی, لگاتار میں روز ویڈیو کرتا رہا, میں نے بارہا ایک چیز کہی, اور اب وہ چیز آ چکی ہے سامنے, لیکن اس وقت کسی کے ذہن و گمان میں یہ چیز نہیں تھی. میں نے کہا کہ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوگا اس پولیٹیکل چینج کا جو لائی جا رہی ہے, کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کی جو پڑھی لکھی انٹیلیجنسیا ہے, جو پاکستان جو کھڑی ہے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ان کے درمیان میں ایک ویج آ جائے گی, دیوار کھڑی ہو جائے گی, بدگمانی پیدا ہو جائے گی, مسٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اور اب مارچ کی 2 اپریل تو 2 میں اب تقریباً آپ کہہ لیں کہ تیسرا مہینہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا, 90 ڈیز ہو گئے. اب 90 ڈیز سے پہلے میں کوئی نجومی تو نہیں تھا, نہ میرے پاس سامری کی کتاب تھی, نہ مجھے ظاہر ہے کسی آئی کا پلاٹ لکھا ہوا کہیں سے ملا تھا, نہ کسی نے ڈونلڈ لو کا نام سنا تھا. یہ کتابیں جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سب امریکیوں نے لکھی ہوئی ہیں, زیادہ تر اس میں سے 90% زیادہ کتابیں جو ہیں یہ امریکیوں نے لکھی ہیں, اور یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں جو میرے پیچھے ہیں. میں نے اپنے پیسے ضائع نہیں کیے. جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے گیا یا لندن اسکول آف اکنامکس میں گیا, یا ساری عمر میں نے فورن افیئرس پڑھا, مجھے پلاٹ سمجھ آ گیا تھا. تو مجھے پلاٹ سمجھ آ گیا تو میں نے سمجھا کہ سنسیئر پاکستانی اینالسٹ کے طور پہ میری ذمہ, لوگ رپورٹر لگے رہتے ہیں بے وقوف کے بچے, ایز این اینالسٹ جو ہے یہ ذمہ داری تھی میری کہ میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور انٹیلیجنسیا کے سامنے, اکیڈیمیا کے سامنے اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنس کے سامنے میں اس پلاٹ کو رکھوں کہ یہ پلاٹ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس پلاٹ کو روکنے کا صرف حل یہ ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں, اور اس میں سیکنڈ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان آپس میں ڈسکشنز ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے نام لیے ہیں پی ایم ایل این کی, اس کیپیبل لیڈرشپ کے, جس کو چیزیں سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, فیوچر اسی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا ہے پاکستان میں, اور انہیں کا ہونا چاہیے. ان سب کو بیہائنڈ دا سینس آپس میں کانٹیکٹ ہونے چاہیے, جس کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں پلاٹ کیا ہے. یہ پلاٹ ابھی بھی رک سکتا ہے. اگر یہ پلاٹ نہ رکا تو پاکستان بالکل ایک پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو مور انٹو اٹ, لیکن اس پلاٹ کو روکنے کے لیے ارلیسٹ پاسبل الیکشنز کی شدید ضرورت ہے اس وقت. آئی ہوپ مینی پیپل ول انڈرسٹینڈ. اور میری وہ ویڈیو جو میں اسکرین اینڈز میں ڈال رہا ہوں, جو میں نے کی تھی جون 2020, اس کو ضرور دیکھ لیں. اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے.